हेलो। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। पूरा एक क्या है लेसन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वैसे तो ये बहुत हॉरेबल सब्जेक्ट माना जाता है, होता भी है, बट आज हम अब इसको सिंपल बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक्स का पहला पार्ट, व्हाट इज़ द जेनेटिक्स। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स जो होता है वो हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को कहा जाता है। अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। ये क्या होता है तो इसको समझेंगे। पहले समझते हैं जेनेटिक्स वर्ड कहाँ से आया। तो ये दो शब्दों से बना है, जैसे कि जेन का मतलब होता है जेनेटिकोज से मीनिंग लिया गया है, मतलब एक ग्रीक वर्ड है कह सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है बिगनिंग, शुरुआत, ग्रो होना यानी कि बढ़ना। ठीक है, जेनेसिस। तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, एक लैटिन में होता है, एक ग्रीक में होता है। तो आप जेनेसिस एक मेन वर्ड यहाँ पर याद रखें। जेनेसिस मीनिंग होता है बिगनिंग और यहीं से बना है ये जेनेटिक्स। चलिए अब हम आपको बताते हैं हेरिडिटी क्या होती है। एक टर्म हेरिडिटी है जिसमें हम पढ़ते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, रिजेम्बलेंस एज वेल एज डिफरेंस फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशंस टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो ये डेफिनेशन है जो कि 9th 10th 11th 12th में भी चलती रहती है। आज हम आप इसको एलेबोरेट करके बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। देखिए हेरिडिटी कैसे कहते हैं। आपने दो प्लांट देखे, मान लीजिए पी प्लांट है, ठीक है। तो पी प्लांट में आपने देखे होंगे कि कुछ प्लांट छोटे रहते हैं, कुछ बड़े होते हैं हाइट में, कुछ का फ्लावर कलर अलग होता है, कुछ का फ्लावर कलर अलग होता है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट क्या होते हैं, कलर होते हैं। तो एक तो आपको फिजिकली आपको दिख रहा है कि ये प्लांट, ये वाला जो प्लांट है टॉल है, ठीक है, ये वाला प्लांट क्या है, थोड़ा सा ड्वार्फ है, मतलब छोटा है। तो ये क्या है आप देख रहे हैं, वेरिएशन। ठीक है, इनमें क्या है, डिसिमिलैरिटी, सीधे सीधे कहो डिसिमिलैरिटी है ये। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सिमिलैरिटी कौन कौन सी है, तो सिमिलैरिटी यही है कि ये पी प्लांट है और इसमें हमेशा क्या आएगी, पी के ही सीड आएंगे। ये तो पता ही है, जब पी के सीड आएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है। इसमें भी स्टेम इसी मटेरियल का बना हुआ है, इसमें भी इसी मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी फ्लावर की आप पोजीशन देखेंगे तो वो अलग अलग आती है, फिलहाल वो तो डिसिमिलैरिटी होगी, लेकिन सिमिलैरिटी यही है कि ये दोनों एक ही स्पीसीज के प्लांट में, अगर हमें दो ऐसे प्लांट मिल गए जिनकी हाइट सेम है तो ये क्या शो कर रहे हैं, सिमिलैरिटी, सेम हाइट में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। डिसिमिलैरिटी अलग अलग हाइट के हो गए, अलग अलग फ्लावर के कलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलैरिटीज। आप ह्यूमन में ले लीजिए, ह्यूमन में क्या है कि अगर एक ही पेरेंट्स के चाइल्ड्स लेंगे आप दो, तो उन दोनों चाइल्ड्स में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और ऐसे और बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी मैच नहीं करते हैं। तो अब माता पिता से अगर ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी ऑफस्प्रिंग में, यानी कि चाइल्ड्स में, ठीक है, इसको ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा यहाँ पर जेनेटिक्स के टर्म में। किसको, जनरेशंस को, यानी कि चाइल्ड को। आप जनरेशन कह लो, चाइल्ड कह लो, या ऑफस्प्रिंग कह लो, ये सब एक ही मीनिंग है। तो इसमें क्या है कि अगर ये पेरेंटल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और किस मैकेनिज्म से अगर ट्रांसफर होते हैं इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी में हम ये देखते हैं कि डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी जो हैं वो कैसे ट्रांसफर हो रही हैं, कहाँ से,
पेरेंट से उसके चाइल्ड में या ऑफस्प्रिंग से, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, द मैकेनिज्म क्या है इसकी, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब सिंपली कहो कि अगर हमें ये देखना है कि ट्रांसमिशन कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रहा है, तो आप उसको कह दें इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिट हो रहा है वो कैरेक्टर। अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, और ये प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस। क्लियर? तो आपको दो वर्ड समझ में आ गए, हेरिडिटी क्या है और इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना। कैरेक्टर क्या होता है? ट्रेट भी इसको कहते हैं, कैरेक्टर को ट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, मेंडल ने इसको ट्रेट ही कहा। अब कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? कैरेक्टर बालों का कलर हो सकता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, आईज का कलर हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये कैरेक्टर क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ये प्रोसेस क्या है? इनहेरिटेंस है। और जिस मैकेनिज्म से ये ट्रांसफर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। चलिए अब आया दूसरा वर्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है? आई होप आपको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं वेरिएशन की तरफ। तो वेरिएशन क्या है? किसी भी एक स्पीसीज को अगर आप ले लो, जैसे कि ये माउस की स्पीसीज दिखाई है, माइस, 4 माइस दिखाएं, इनमें क्या है आप देख रहे हो, कलर का डिफरेंस आ रहा है, चारों में कलर अलग अलग आ रहा है। तो ये जो कलर का डिफरेंसेस है एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के अंदर, ये सब हम इनको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल हैं ये। किसके? सिंगल स्पीसीज के। सिंगल स्पीसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या मिलेगा आपको? डिफरेंस मिलेगा। इन्हीं डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएशन। ठीक है, इन डिफरेंस को क्या कहा जाता है? वेरिएशन। अब देख लो ह्यूमन के केस में चाइल्ड, इसमें और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बालों का कलर डिफरेंस दिख रहा है, नोज का शेप अलग होगा, ठीक है, फेस का शेप, साइज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? वेरिएशन है। ओके, तो वेरिएशन समझ में आ गया। यहाँ पे जो वेरिएशन हमने ज़्यादा क्लियर करके दिखा दिया वो एक डिसीज का दिखा दिया, एल्बिनिज्म, मतलब मेलानिन पिगमेंट्स एब्सेंट हो गया, इसकी वजह से इसके जो हेयर हैं वो वाइट हो गए। चलिए तो वेरिएशन समझ में आ गया। तो अगर हम वेरिएशंस की और हेरिडिटी की स्टडी करेंगे तो वो जेनेटिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल के ऊपर। तो देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो 1822 में जन्मे। ठीक है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। अगर हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करें तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्कीवाल्ड गेरार्ड होता है, इसका पूरा नाम ए गेरार्ड सिंपली कहो। दूसरा है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की स्टडी जो है मॉर्गन ने शुरू की थी, इसलिए इनको हम फादर कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? ये है बैटसन, डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन जो थे, इन्होंने जेनेटिक्स नाम दिया है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद करना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आर्कीवाल्ड गेरार्ड है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन है, और जेनेटिक्स टर्म जो है वो बैटसन ने दिया है। नेक्स्ट, अगर हम जेनेटिक्स की ब्रांच के बारे में स्टडी करें तो 3 ब्रांच जेनेटिक्स की देखने को मिलती है। पहली ब्रांच है क्लासिकल जेनेटिक्स, जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। फर्स्ट ब्रांच क्या है? क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स। सेकेंड ब्रांच है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स कह सकते हो। थर्ड है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सीरियल कुछ नहीं है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी को भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी। मेन चीज़ है इसमें 3 ब्रांच हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स। जितने भी जेनेटिस्ट हैं, साइंटिस्ट, उन्होंने जेनेटिक्स को 3 ब्रांच में डिवाइड कर दिया।
तो क्लासिकल जेनेटिक, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? जो मेंडल्स ने लॉज दिए हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी हम क्लासिकल जेनेटिक्स या मेंडेलियन जेनेटिक्स में करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम जो हेरिडिटी मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, तो हमने डीएनए की स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस, ठीक है, शेप, साइज वगैरह जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स जो है इसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? जीन फ्रीक्वेंसी की स्टडी करते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर जीनिक फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, वो इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आती है। तो इन सब की जेनेटिक्स की हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम डिटेल में आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स। चलिए आगे देखते हैं। तो क्लासिकल जेनेटिक्स और प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो मेंडल ने शुरू की थी, लेकिन ज़रूर नहीं मेंडल ने शुरू की है। मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है। इन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, फादर और मदर के, ये जो कैरेक्टर हैं, ट्रेट्स, इन दोनों के कैरेक्टर्स, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? मिक्स। मिक्स को हम एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ब्लेंड हो जाते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, दिस इज कॉल्ड ब्लेंड, मिक्स हो जाना। तो फादर और मदर यानी कि पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं यदि मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं, और वो उसकी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, क्या हो गया? इनहेरिटेंस हो गया। तो इसको ही कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इस थ्योरी का नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट यही था कि पेरेंटल, साइंटिस्ट पहले ये मानते थे कि पेरेंटल कैरेक्टर जो होते हैं वो मिक्स होकर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। फादर मदर के कैरेक्टर दोनों मिक्स होंगे, ब्लेंड होंगे, और फिर उसकी जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी को कहते थे थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो पहली इसमें थ्योरी दी गई ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये किसने दी? पाइथागोरस ने। बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट लगाया इन्होंने। देखा, क्या देखा भाई? कुछ नहीं देखा, बस एक कॉन्सेप्ट लगाया। क्या देखा वो यही जानते होंगे क्या देखा है। चलिए, इन्होंने देखा कि जो पेरेंट्स होते हैं इनकी बॉडी मॉइस्ट वेपर बनाती है। भैया वेपर, बॉडी जो है वो वेपर बनाती है, और वेपर पेरेंट्स की मिक्स होकर ऑफस्प्रिंग को जन्म देती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया मॉइस्ट वेपर थ्योरी। यानी कि इनकी पेरेंट्स की जो बॉडी है वो वेपर का फॉर्मेशन करती हैं, एंड वेपर मिक्स ट्रांसफर हो जाती हैं कहाँ? इन ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो इसीलिए इस थ्योरी को मॉइस्ट वेपर थ्योरी किया। कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गई भैया, कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दी गई भैया, इसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अगली थ्योरी पे देखते हैं। अगली थ्योरी है फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी एम्पीडोक्लीज ने दी थी फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने कहा कि बॉडी जो है वो फ्लूइड बनाती है भैया, बॉडी के पार्ट जो हैं वो फ्लूइड बनाते हैं, और फ्लूइड जो है ये अगली ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी बनाती है। तो वेपर को हटा के फ्लूइड ले लिया गया भैया। अब फ्लूइड ले लिया गया तो क्या फ्लूइड होता है? कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया भैया। फिर आया रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, अरिस्टोटल। इन्होंने अपना दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इन्होंने कहा कि जो मेल होता है, मेल की बॉडी जो है वो प्योर ब्लड का फॉर्मेशन करती है। क्या? प्योर ब्लड का फॉर्मेशन करती है। और फीमेल बॉडी जो होती है वो इम्प्योर ब्लड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
अब इम्प्योर जो प्योर ब्लड मेल के अंदर है उसको क्या नाम दिया गया था, सीमेन कहते हैं, ठीक है। और इम्प्योर ब्लड मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। तो इन दोनों के ब्लड जो है वो मिक्स होकर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये थ्योरी थी रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, अरिस्टोटल ने दी थी। क्लियर, कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब प्री फॉर्मेशन थ्योरी के टाइम क्या हुआ था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आ गए थे। ये बड़े अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, ये एक्सपेरिमेंट यही कर रहे थे कि इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बना लिया था। उस समय इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बना लिया, और जब माइक्रोस्कोप बना लिया था तो इन्होंने स्पर्म की स्टडी कर ली थी भैया। स्पर्म इन्होंने देख लिया था, ठीक है। ह्यूमन सीमेन में इन्होंने स्पर्म देख लिया था, एग की भी स्टडी हो गई थी। तो इन्होंने अपना दिमाग नया लगाया, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्पर्म और एग में क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म का मिनिएचर फॉर्म होता है। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट स्पर्म के अंदर होता है, इन्होंने ये कहा, ठीक है। मिनिएचर फॉर्म, ठीक है। तो मिनिएचर फॉर्म इन्होंने नाम दिया ह्यूमनक्यूलस, यानी कि ह्यूमन की बॉडी की पूरी कंप्लीट एक कॉपी बनती है स्पर्म के अंदर और एग के अंदर। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये छोटी सी जो कॉपी है ह्यूमनक्यूलस, वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और जिससे नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ये थी प्री फॉर्मेशन थ्योरी में पहले से बनी हुई क्या थी, बॉडी थी। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया प्री फॉर्मेशन थ्योरी। और आपको सिर्फ इसमें यह याद करना है कि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है ह्यूमनक्यूलस। तो ह्यूमनक्यूलस क्या है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ बॉडी है, मतलब स्मॉल बॉडी है जो कि स्पर्म और एग में पाई जाती है, जिसको ह्यूमनक्यूलस कहा जाता है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये कहा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्टिमुलेट हो जाता है, ग्रोथ करके नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। दैट इज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। कंप्लीटली स्टार्ट हो गई, ठीक है। दूसरी थ्योरी है पेंजेनेसिस थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी भाई। लेकिन ये चार्ल्स डार्विन भैया जो थे बड़ा चालाक आदमी थे। पेंजेनेसिस थ्योरी जो थी चार्ल्स डार्विन की तो थी नहीं। एक पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्सिपियस थे। मॉर्सिपियस जो थे, इन्होंने पेंजेनेसिस थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि बॉडी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाती है, जिन्हें पेंजीन बाद में नाम दिया गया था। फिलहाल इन्होंने पार्टिकल बनाती है। वही पार्टिकल जो है मिक्स होकर नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। अब डार्विन ने अपने नया कॉन्सेप्ट लगाया, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। एम्ब्रियोलॉजी के बेस पर, सेल थ्योरी के बेस पर इन्होंने इसको मॉडिफाई किया। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि हाँ, बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स बॉडी की, या टिश्यू, जो टिश्यू होता है ना, सेल्स का टिश्यू, उन सब के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेन बनते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स के अंदर छोटे छोटे क्या बनती हैं, पार्टिकल्स बनते हैं। इन्हीं को नाम इन्होंने पेंजीन दिया, पेंजीन या फिर जेम्यूल्स नाम दिया। क्या नाम दिया भाई, जेम्यूल या पेंजीन नाम दिया। सोमैटिक सेल्स में छोटे छोटे पेंजीन बनते हैं, जेम्यूल बनते हैं, और ये सभी सेल्स के पेंजीन या जेम्यूल्स फर्टिलाइजेशन के समय मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये भाई थी पेंजेनेसिस थ्योरी। अब हुआ क्या, ये भी थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी, क्योंकि ये सब थ्योरी किस बेस पर थी, थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पर थी, ठीक है। सब डिस्कार्ड हुई। उसके बाद भाई आए मेंडल साहब। तो मेंडल साहब को समझने से पहले हम थोड़ी सी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। क्या होती है टर्मिनोलॉजी, मतलब जेनेटिक्स में छोटे छोटे शब्द जो इस्तेमाल होते हैं उनको टर्मिनोलॉजी कहा जाता है।
तो सबसे पहले जीन, व्हाट इज द जीन। मेंडल ने, आपको ध्यान रखना है, जीन को फैक्टर नाम दिया था। क्या कहा था? फैक्टर कहा था। तो यहां पर भी लिखा है जैसे जेनेटिक फैक्टर दैट हेल्प्स डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्या हुआ, जीन क्या होता है? जीन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोमल जो थ्योरी है उसमें यह कहा गया था कि जीन जो है वो क्रोमोसोम पर लीनियर फैशन पे प्रेजेंट होते हैं, एक लाइन में प्रेजेंट होता है। बट एक्चुअल में जीन होता क्या है? जीन होता है डीएनए का या क्रोमोसोम का, कह सकते हो, एक ऐसा हिस्सा, रीजन, एक पार्ट होता है डीएनए का, एक सेगमेंट कह सकते हो, छोटा सेगमेंट हो सकता है, बड़ा सेगमेंट हो सकता है। तो डीएनए का वो पार्ट जो एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का, कह सकते हो, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए का फॉर्मेशन करता है, वही क्या होता है? जीन कहलाता है। अब हर क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है। ये दूसरा, अब ये तो जीन हो गया। तो ध्यान रखेंगे आप, जीन क्या होता है कि जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है या डीएनए का एक रीजन होता है, ये क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है जो आरएनए का फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और इससे क्या होता है? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कंट्रोल होता है, एक ट्रेट एक्सप्रेस होता है, यानी कि दिखाई देगा फिर। तो अल्टीमेटली क्या हमें पता चला कि जीन ट्रेट का फॉर्मेशन करता है, कैरेक्टर बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन एक कैरेक्टर को बनाता है। मतलब ह्यूमन के अंदर ले लो, मान लो जीन ने नोज बना दिए, तो नोज बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जीन रिस्पॉन्सिबल है। नोज की शेप, साइज, लेंथ बढ़ाने के लिए, बताने के लिए या उसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो जीन क्या है? जीन एक जेनेटिक फैक्टर होता है, कह सकते हो। कैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया? कि जीन ही इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और ये कैरेक्टर पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है। अब ये कैरेक्टर कैसे जाएगा? नोज तो जाएगी नहीं, तो क्या जाएगा? जीन जाएगा। तो जीन जो होता है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। और जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे। तो कौन ट्रांसफर हुआ? अल्टीमेटली क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया। इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जीन होता है। अब एलील क्या होता है? एलील जो है वो इसी जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म होता है। जीन का अल्टरनेटिंग फॉर्म वो होता है जीन। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास बल्ब का एक स्विच होगा। बल्ब के स्विच में ऑन ऑफ दो कंडीशन ही होती हैं। तो बल्ब का स्विच जो है, आप मान लो एक ये जीन है, क्या है? जीन। अब इसको ऑफ करोगे तो जीन क्या करेगा? अलग कैरेक्टर शो करेगा। ऑन करोगे तो जीन उसका दूसरा कैरेक्टर शो करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास हेयर का कलर है, हेयर कलर अभी क्या आ रहा है? ब्लैक, और एक कलर आता है व्हाइट, ठीक है, ऐसे मान लो। तो जीन का अगर ऑफ है तो यही जीन क्या कर रहा है? हेयर को व्हाइट कर रहा है। ऑन है तो यही जीन क्या कर रहा है? इसको ब्लैक कर रहा है। तो कैरेक्टर या क्या है? कलर ऑफ हेयर, बालों का कलर एक कैरेक्टर हो गया। तो एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर रहा है, और उसमें भी क्या है? दो फॉर्म है। तो एलील एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं। समझ में आ गया? तो कैसे याद करेंगे? एलील इज द अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन की। चलिए दूसरा देखते हैं, लोकस क्या है? तो लोकस क्रोमोसोम की जिस जगह पर जीन पाया जाता है उसी को लोकस कहते हैं। तो दिस इज द, यहाँ पर देख रहे हो आप, एक एलील दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या? लोकस। एक यहाँ पर दिख रहा है, ये लोकस। तो एक तो जीन ये है और एक जीन ये है, दो जीन हो गए। लेकिन अब इसमें देख रहे हो एक जीन ये है, तो इस जीन में या तो कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। तो दो फॉर्म हो गई, वो है एलील। तो आर एक एलील है और एक स्मॉल आर एलील है। तो ऐसे ही दूसरे क्रोमोसोम पर भी यही कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये हो गया।
जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप में हम देखते हैं इस जीन का कंपोजिशन क्या है। जैसे ये जीन कैपिटल आर में है या कैपिटल आर स्मॉल आर में है, ये जीनोटाइप होता है। तो सेट ऑफ एलील पोजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एलील का सेटअप होता है वही जीनोटाइप होता है। समझ में आ गया? फिनोटाइप क्या है? अब ये जीन जो करेक्टर शो करेगा वो फिनोटाइप होगा। ठीक है, द अपीयरेंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ए करेक्टर दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब इसमें देखो हेट्रोजाइगोट क्या है? हेट्रोजाइगोट का मतलब एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पोजेसेस टू डिफरेंट एलील एट ए लोकस। मतलब क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल है उसमें ये दोनों एलील अलग अलग आ रहे हैं, एक में कैपिटल आर आ रहा है, एक में स्मॉल आर आ रहा है, तो ये क्या है? हेट्रोजाइगोट। अगर दोनों में सेम हो जाए कैपिटल आर तो ये क्या है? होमोजाइगोट। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर डिफरेंट एलील होते हैं और एक ही लोकस पर, एट ए लोकस, देखो एक ही लोकस पर है, सेम लोकस पर है तो हेट्रोजाइगोट। सेम लोकस पर दोनों सेम एलील हैं, दोनों सेम जीन हैं, तो क्या है वो? होमोजाइगोट। क्लियर? तो ये सारे टर्मिनोलॉजी इस तरीके से आपको याद करना है।